हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये इकोनॉमिक्स का हमारा फिफ्थ लेक्चर है। वैसे ये थर्ड पार्ट होगा बट ये फिफ्थ लेक्चर है क्योंकि सेकंड पार्ट का थोड़ा सा वीडियो बड़ा था क्योंकि इसके कंटेंट बड़े थे। ज़्यादा कंटेंट होने के कारण मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने के कारण उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। बट डोंट वरी, आप अभी इसे अब मैं मतलब कि एक एक वीडियो में करने की फुल ट्राई करूँगी और अब कंटेंट भी हमारा कम है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो आप लोग अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो PT365 है उसका हिंदी मीडियम का इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज़, ये सब पे आ चुका है PDF। प्लस में मैंने इंग्लिश मीडियम में भी वहाँ पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत स्टूडेंट ने मतलब ज्वाइन किया है। ये मैंने सारा कुछ वहाँ पे अपलोड किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं वहाँ पे रेगुलर चीज़ें अपलोड करती जा रही हूँ, इसीलिए आप लोग प्लीज़ वहाँ पे आएँ, ज्वाइन करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो तो देखें और साथ साथ प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। और अगर मतलब कि एक शेयर कर देंगे आप, जो मतलब कि जिससे इसकी हेल्प हो, तो वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा और जिनके पास आप शेयर करोगे उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ मतलब कि इतना आप मेरे लिए करें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और क्या है कि वीडियो मैं और पहले ही अपलोड कर देती, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो मैं 2-3 बार बनाई, बट थोड़ा इशू हो गया, मैं कर नहीं पाई इसलिए। बट डोंट वरी, अभी मैं पूरा कर दूँगी। और ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये हमारा आज का थर्ड पार्ट, तो आप देख सकते हो ये थर्ड पार्ट है। मैं इससे पढ़ा चुकी थी, वीडियो मैं बना चुकी, बट मैंने कहा ना टेक्निकल इशू होने के कारण, तो कोई बात नहीं। अब मैं बोल चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को फुली कंप्लीट करवाऊँगी, तो मैं कंप्लीट करवाऊँगी। ओके, सो डोंट वरी, आप लोग बस बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, मुझे मोटिवेशन दे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि बात ऐसा है कि अब है सारा कंटेंट हम लोग के पास अवेलेबल है। PT365 का जितना भी PDF है, अब मतलब कि IR और कुछ टॉपिक्स को छोड़ करके सारा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या है कि अब हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि अब वीडियोस में ज़्यादा अमाउंट में डालूँ, मतलब कि एक दिन में 2-3 वीडियो डालूँ। बट वो तभी पॉसिबल हो जाएगा, जब हो पाएगा जब आप सपोर्ट करोगे, आप कमेंट में बोलोगे मुझे कि हाँ फास्ट करना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी डालूँ वीडियोस। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, मुझे मैं भी इस बार प्रीलिम्स दूंगी, तो मेरे पास भी टाइम बहुत कम रहता है। और अगर मैं ज़्यादा वीडियो डालती हूँ, आप लोग वॉच नहीं करोगे, शेयर लाइक नहीं करोगे, तो फिर कोई मतलब मायने नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग रेडी हो, एक दिन में कम से कम 2 वीडियो तो मतलब मस्ट है अब, क्योंकि हमारे पास इन्वॉल्वमेंट का भी आ गया है, सारा आ गया है। तो उसका PDF आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को मैं अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊँ, एक दिन में 2-3 डालूँ। तो आप लोग जैसा राय मुझे देंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट आज ज़रूर करना, मैं आज आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार, 3-4 बार इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब कोई बात नहीं, मैं फिर से भी पढ़ा देती हूँ। ओके, तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है हमारा 2020, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि ये RBI का इनिशिएटिव है। आपको जितने भी RBI का इनिशिएटिव है, ओके, तो उन सबको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो क्या है कि हाल ही में RBI ने जुलाई 2020 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है उसे जारी की है। और वीडियो में थोड़ा फास्ट फास्ट बोलती हूँ, तो इसलिए क्योंकि कंटेंट ज़्यादा रहता है और फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए।
तो अगर आप लोगों को अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें, या स्लो लग रहा हो तो थोड़ा फास्ट करके देखें, अपने टाइप आप लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो क्या है कि एफएसआर जो है यह एक 6 माही रिपोर्ट है, ठीक है। 6 मंथ रिपोर्ट है, मतलब कि एक साल में ये 2 बार पब्लिश होता है। ये क्या करता है कि वित्तीय स्थिरता के समक्ष जो जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एफएसआर रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, तो उसमें क्या है कि वित्तीय स्थिरता के समक्ष जो जोखिम और वित्तीय प्रणाली का जो लचीलापन है उसको ये दर्शाता है, ठीक है। यह रिपोर्ट अलग अलग संकेतों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विभिन्न परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। ओके, अलग अलग संकेतों पे। और फिर क्या है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं इस रिपोर्ट के। तो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक, तो हमने देखा था कि जो ओके, तो ये जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जो सकल जीएनपी है, ग्रॉस जीएनपीए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये जो जीएनपी है इसका अनुपात आधार रेखा के परिदृश्य के तहत जो मार्च परिदृश्य के तहत जब इसका ये हुआ था तो मार्च 2020 में 8.5% था, और अब हमारा मार्च 2021 में ये बढ़कर 12.5% हो गया है। मतलब कि 4% का डिफरेंस आया है यहाँ पे ग्रॉस एनपीएज में। ओके, और ये जो हमारा एनबीएफसीज है, तो एनबीएफसीज का भी क्या है कि इसके लिए बाजार वित्त पोषण की घटती हिस्सेदारी एक चिंता का विषय है, क्योंकि एनबीएफसी साथ साथ वित्तीय प्रणाली के समक्ष तरलता जोखिम उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम जो है वो ऋणग्रस्त गैर परिसंपत्ति क्षेत्र, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि और कोरोना महामारी जनित आर्थिक गिरावट के कारण वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है। ओके, ये देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसके चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला सीतारमन मैम है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसके चेयरपर्सन जो है हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काउंसिल्स के बारे में दिया हुआ है, और मतलब कि ये रेगुलेटिंग बॉडी है और ये इनका रेगुलेशन। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टू 2025। ओके, तो आरबीआई द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति एनएसएफई जो है 2020 टू 2025 जारी की गई है। पहला एनएसएफई जो है 2013 से 18 की अवधि के लिए था, और अब 2013 में इसे जारी किया गया था, ठीक है। सॉरी, मतलब कि पहला जो है 2013 से 18 की अवधि के लिए 2013 में जारी किया गया था, और अब जो है 2020 में जारी किया गया है 2020 टू 25 के लिए, ठीक है। 5 इयर्स का ये होता है, देख लेना 5 इयर्स का है ये। ओके, इसका एनएसएफई का उद्देश्य क्या है, तो जनताओं के विभिन्न वर्गों को अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने और अपने भविष्य की योजना बनाने हेतु, मतलब कि जनता अपना धन का कैसे बेहतर मैनेजमेंट कर सके और बेहतर प्लानिंग कैसे बना सकें अपने धन का, इसके लिए इनको योजना ज्ञान देना, ठीक है, कौशल देना, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, ठीक है, व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाना। ओके, और फिर आगे देख लेते हैं। तो एनएसएफई जो है आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के
लिए बहुहितधारक संचालित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है। तो बहुहितधारक मतलब कि एक से अधिक लोगों का हित हो इसमें, ठीक है। एनएसएफई जो है उसको राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों, मतलब कि जो वित्तीय क्षेत्र के नियामक हैं जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीबी, आईआरडीएआई, पीएफ, आरडीए, डीएफएस, एफडी, डीएफआई, आईबीए, ठीक है। तो ये सब मिल करके इनके परामर्श से तैयार किया गया था राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के द्वारा, एनएसएफई को। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एनसीएफई। एनसीएफई क्या है? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र। ओके, तो इसकी स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए, मतलब 2013 में जो हमारा एनएसएफई बना था उसके कार्यान्वयन के लिए इसका गठन किया गया था। तो किसका? राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र का। ओके, तो राष्ट्रीय शिक्षा वित्तीय जो केंद्र है एनसीएफई, इसको सभी विनियामकों जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, आईआरडीएआई डीआई है, पीएफडीए है, ठीक है। तो इन सब की सहायता से इसको मतलब कि गठित किया गया होगा, ठीक है, मतलब गठित किया गया, ठीक है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। ओके, और एनसीएफई अब धारा 8 जो है वो क्या है कि गैर लाभकारी कंपनी हो गया है अब ये एनसीएफई, ठीक है, जो 5 सितंबर 2018 को निगमित हुई थी। मतलब 5 सितंबर 2018 से ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो गया है, ठीक है। अब क्या है? वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह जैसे कि एनएसएफई को आवधिक निगरानी और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में वित्तीय साक्षरता। तो भारत में वित्तीय साक्षरता कैसी? आपने भी देखा कि कौशल देना, ज्ञान देना, तो ये सब वित्तीय साक्षर करना है, ठीक है, ताकि वो बेस्ट प्रबंधन कर सके और बेस्ट योजना बना सके अपना धन के लिए। तो उसमें भारत का कैसा परफॉर्मेंस है, तो इसके लिए क्या है कि एनसीएफई ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए 2019 में अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण किया। ओके, अब मुख्य निष्कर्ष इसका क्या निकला है कि 27.18% जो उत्तरदाता हैं उन्होंने वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक जैसे कि वित्तीय ज्ञान हो गया, वित्तीय दृष्टिकोण और वित्तीय व्यवहार, ओके, में आर्थिक समन्वय और विकास संगठन जो ओईसीडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त, न्यूनतम सीमा प्राप्तांक प्राप्त किया है। मतलब कि 27.18% लोगों ने इसे इसके न्यूनतम जो सीमा है, प्राप्तांक है, उसे प्राप्त किया है। अब क्या है बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट में है कि पूर्व, मध्य और उत्तर क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का बात कर रहा है कि तो क्या है कि पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत और फिर ये उत्तरी भारत, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये मत सोचना आप लोग कि मुझे इंडिया का मैप बनाना नहीं आता है, ओके। तो ये पूर्वी क्षेत्र में और उत्तरी भारत में और मध्य में कहा गया है कि इन जगहों पर क्या है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। और भारत कम मतलब कि ग्रामीण भारत जैसे कि है जहाँ पे लोग 50 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं या फिर मतलब कि 50 से अधिक आयु के हो गए हैं या 50 के हो गए या कम शिक्षित लोग हो गए, तो उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, अभी हमारा भुगतान प्रणाली देख लेते हैं, पेमेंट सिस्टम। बार बार चेक करती रहती हूँ फिर कहीं इशू ना हो जाए। ओके, तो सुर्खियों में क्यों रहा है ये भुगतान प्रणाली? तो आरबीआई का ही ये इनिशिएटिव है। तो आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के प्रबंधन हेतु, ठीक है, भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई ने छत्र इकाई, अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है, यूई के रूप में जारी की है। छत्र इकाई क्या है? यूई के बारे में हम देख लेते हैं अब।
तो यह छत्र इकाई अम्ब्रेला एंटिटी जो है खुदरा बाजार के अंतर्गत नई भुगतान प्रणाली की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन करेगा। ठीक है, स्थापना करेगा, प्रबंधन करेगा और परिचालन करेगा कौन? अम्ब्रेला एंटिटी। कहाँ पे? तो खुदरा बाजार के अंतर्गत नई मुद्रा प्रणाली का। ओके, जिसमें एटीएम, वाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल पीओएस हो गया, फिर आधार आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाएं आदि शामिल होगी। ठीक है, अभी ये भुगतान प्रणाली में क्या क्या शामिल है? जैसे कि एटीएम शामिल है आपका, वाइट लेबल ये पीओएस और ये शामिल है। ठीक है ना। पिछले वर्ष आरबीआई ने एकाधिकार और संकेंद्रण संबंधित जोखिम की रोकथाम हेतु खुदरा भुगतान के लिए वैकल्पिक छत्र संगठन, ठीक है, वैकल्पिक छत्र संगठन के निर्माण की का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय भुगतान निगम ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनपीसीआई, ठीक है, तो क्या है कि वस्तुतः आरबीआई और आईबीए, भारतीय बैंक संघ की यह एक संयुक्त पहल है जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन का एक अम्ब्रेला एंटिटी है। एनपीसीआई के 10 प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, सिटी बैंक और एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो ये सब बैंक इसका क्या है? प्रमुख प्रवर्तक है। ठीक है, और यह संगठन भारत के लिए एक सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणाली की बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। ठीक है, और यह कंपनी एक्ट 1956 जो है उसकी धारा 25 के प्रावधान के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट के 25 के प्रावधानों के तहत ये स्थापित किया गया है। एनपीसीआई का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली, ठीक है, दोनों के लिए संपूर्ण बैंकिंग उद्योग को बुनियादी ढांचा प्रदान करना। मतलब कि भुगतान और निपटान दोनों के लिए आपको क्या है कि बैंकिंग उद्योग को मतलब कि वो बुनियादी ढांचा बना रहा है। ठीक है, उसको प्रदान कर रहा है। यह नेशनल फाइनेंसिंग स्विच, तत्काल भुगतान सेवा, आधार समक्ष भुगतान प्रणाली एईपीएस और चेक ट्रंकेशन सिस्टम रूपी, ठीक है, और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नैच जैसे विभिन्न उत्पाद प्रदान करता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आरबीआई का यह मानना था कि 60% से अधिक खुदरा भुगतान को नियंत्रित करने वाला जो भुगतान निगम है, ठीक है, एनपीसीआई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, वो क्या है? टू बिग टू फेल की श्रेणी में शामिल है। टू बिग टू फेल मीन्स जितना बड़ा उतना बड़ा फेल। ठीक है, वर्तमान में एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान के संचालन का एक मात्र छत्र संगठन है। ठीक है, अब प्रमुख दिशा निर्देश देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रमुख दिशा निर्देश, यह इकाई संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत अधिकृत होगी। ओके, और कंपनी एक्ट 2013 के अधीन भारत में निगमित एक कंपनी होगी। ओके, उसके बाद क्या है कि वे इकाइयां जो भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है, आवेदन करने हेतु पात्र होगी। ठीक है, मतलब कि वैसा जो भी इकाई हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, तो मतलब कि भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में होगा, तभी वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, इस इकाई की न्यूनतम चुकता पूंजी जो है 500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यह भागीदारी बैंकों और गैर बैंकों के लिए निपटान, क्षमा शोषण और निपटान प्रणाली
के परिचालन के साथ संबंध जोखिम की पहचान और प्रबंधन करेगा तथा देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगा। ओके, अब देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और पीआई का शुभारंभ। तो पीआई का शुभारंभ, ये पीआई आप याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पीआई। तो पीआई क्या है कि वस्तुतः वास्तविक समय आधार पर एनपीसीआई के उत्पादों जैसे फास्टैग, ये एनपीसीआई के उत्पाद है ये सब, ठीक है ना, फास्टैग, रूपी, यूपीआई और एईपीएस। ओके, एनपीसीआई तो राष्ट्रीय भुगतान निगम है, तो उसी के उत्पाद है ये, ठीक है, के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट है। तो ये पीएआई क्या है, चैट बॉट है। काम किस चीज़ पे करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करता है, ठीक है। तो किस लिए काम करता है, तो फास्टैग, रूपी, यूपीआई, एईपीएस के बारे में जागरूकता को सृजित करने के लिए, ठीक है। तो पीएआई को आप याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। इसे बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ से विकसित किया गया, तो बेंगलुरु में एक स्टार्टअप को कोरोवर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान के लिए संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, ठीक है, एनपीसीआई। अब हम डाक पे देखेंगे, उससे पहले थोड़ा कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस प्रणाली 24 घंटे उपलब्धता शुरू की गई है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। तो बेसिक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो क्या है कि मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू इसका 1 रुपीज़ होगा, इसका 2 लाख और इसका 1 रुपीज़। इसका पेमेंट मतलब कि पेमेंट ऑप्शन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, इसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन और इसमें सिर्फ ऑनलाइन। और मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू जो है नो लिमिटेड, इसमें भी नो लिमिट है, इसमें 2 लाख की लिमिटेशन है। सेटलमेंट टाइप है आवरली, मतलब हाफ आवर बेसिस पे है, रियल टाइम है, और ये भी रियल टाइम है, ओके। और फिर सर्विस चार्जेस देख लेते हैं। सर्विस टाइमिंग क्या है, 8 AM to 7 PM है वर्किंग डेज में। और इसमें क्या है 365 डेज 24/7 अवेलेबल है ये, और ये भी ओके। और इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस में नो चार्जेस है, इसमें भी नो, और इसमें डिसाइडेड बाय बैंकिंग। अब हम लोग देख लेते हैं डाक पे ये सब छोटे छोटे मतलब कि नए नए मतलब लॉन्च किए गए ऐप और फिर ये सब है। तो ये सब आप एक बार क्लियर अच्छे से हो जाना। मैं इतने अच्छे से तो आपको समझा दे रही हूँ, आप क्लियर ही हो जाना चाहिए, लेकिन आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो फुली क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। भारतीय डाक भुगतान बैंक, यह भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है आईपीपीबी द्वारा आरंभ किया गया एक डिजिटल भुगतान ऐप है, ठीक है, डाक पे। इस ऐप का उपयोग वित्तीय सहायक बैंकिंग सेवा जैसे घरेलू मुद्रा अंतरण, क्यूआर कोड स्कैनिंग आदि के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आईपीपीबी जो है डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसमें भारत का 100% इक्विटी स्वामित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह अधिशासित होता है। यह संपूर्ण देश में विस्तृत भारतीय डाक विभाग के डाक नेटवर्क, ठीक है, डाक नेटवर्क द्वारा भुगतान सेवा प्रदान करता है। ये डार्क नहीं है, डाक है, ठीक है ना, डाक पे। अब क्या है कि भूटान में रुपे कार्ड में द्वितीय चरण का आरंभ किया गया, ओके। भूटान में रुपे कार्ड का द्वितीय चरण का आरंभ किया गया, ठीक है। रुपे कार्ड का द्वितीय चरण भुगतान भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क के लिए अनुमति प्रदान करेगा, ओके।
तो रुपे कार्ड के बारे में भी देख लेते हैं कि रुपे कार्ड के बारे में क्या है। तो रुपे कार्ड जो है 2012 में आरंभ किया गया था। यह एक स्वदेशी क्रेडिट और इंटरनेशनल प्रीपेड और संपर्क रहित कार्ड है। इसका उपयोग एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों और ई कॉमर्स वेबसाइट आदि में किया जा सकता है। ठीक है, इसे एनपीसीआई द्वारा आरंभ किया गया था। तो रुपे कार्ड को भी एनपीसीआई ने ही आरंभ किया था। अभी हमने देखा ना, फास्टैग हो गया, यूपीआई, सब कुछ उसने एनपीसीआई ने ही आरंभ किया है। इसे भी एनपीसीआई ने ही आरंभ किया है। ठीक है, वर्तमान में रुपे कार्ड 1100 से अधिक बैंक शाखाओं द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंक शामिल है। भारत ने यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, सिंगापुर, भूटान में रुपे कार्ड आरंभ किया है। ठीक है, अब क्या है कि अल्प नगदी अर्थव्यवस्था, लेस कैश इकोनॉमी की दिशा में भारत को प्रेरित करने के लिए आवश्यक बैंकिंग अवसंरचना के लिए निर्माण हेतु की गई पहले थी। ये मतलब कि ये सब जो पहल है वो सब क्या है कि लेस कैश इकोनॉमी हो हमारा इंडिया। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी बने। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भुगतान अवसंरचना विकास कोष। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF। तो हाल ही में आरबीआई द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास कोष का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो PIDS के बारे में, तो ये क्या है कि 500 करोड़ रुपए के PIDS का उद्देश्य भौतिक और डिजिटल दोनों तरीके से पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित बुनियादी ढांचों के परिनियोजन को बढ़ावा देने और वित्तीय कंपनी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, PIDS को आरंभिक निधि कॉप्स जो 500 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, प्रारंभिक निधि जो है 500 करोड़ होगी, जिसमें आधा जो है 250 करोड़ रुपया का योगदान आरबीआई द्वारा किया जाएगा और शेष राशि कार्ड जारी करने वाले बैंक, कार्ड नेटवर्क से जुड़ी कंपनी से जुटाई जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है, इसके द्वारा परिचालन व्यय हेतु कार्ड जारी करने वाले बैंक एवं कार्ड नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों से आवर्ती योजना भी संग्रहित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो वार्षिक कमी को पूरा करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा भी योगदान किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे POS देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें। तो POS टर्मिनल को कार्ड धारक बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड एवं ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं। ठीक है, POS। तो POS आपने देखा ही होगा, पॉइंट ऑफ सेल इस टाइप से होता है। यहाँ पे आप कार्ड स्वैप करो और यहाँ से ऐसे मतलब कि बिल निकलता है, यहाँ नंबर लिखा हुआ रहता है, तो वही स्वैप करने वाला जो वही POS है। हालांकि इस सुविधा के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, इसमें ये भी आप देख लो कि क्रेडिट कार्ड आप इसमें यूज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के साथ प्रदान किए गए ओवरड्राफ्ट सुविधा से युक्त इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के उपयोग के साथ साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का भी प्रयोग कर सकते हैं। POS टर्मिनल से नकदी राशि आहरित की जा सकती है, आहरित। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ओके योगदान लिया जाएगा। और PIDS को एक सलाहकार परिषद जो एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से शासित किया जाएगा तथा आरबीआई द्वारा इसे प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा। ठीक है, इस कोष का स्थान जो है, इस कोष की स्थापना जो है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अनुशंसा के रूप में की गई है। ठीक है, विगत वर्ष आरबीआई ने ग्रामीण भारत में डिजिटल रूप से लेन देन को बढ़ावा देने और भुगतान नेटवर्क के अंतिम चरण पेमेंट लेस माइल पेमेंट
पेमेंट्स नेटवर्क में सुधार के लिए स्वीकृति विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, तो आरबीआई ने की है घोषणा स्वीकृति विकास कोष की, किसके लिए? ताकि भुगतान नेटवर्क के अंतिम चरण में सुधार किया जाए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भुगतान अवसंरचना विकास कोष, PIDS के बारे में अभी हमने बहुत पढ़ा, अब उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। ओके, योजना के बारे में, तो यह मुख्यतः टियर 1 एंड टियर 2 शहरों में संकेतित POS टर्मिनलों को टियर 3 से लेकर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित या स्थानांतरित करने में सहायता करेगी। उच्च लागत के कारण ये शहर केंद्र या क्षेत्र उपर्युक्त POS की सुविधा से वंचित रह गए हैं। ठीक है, तो ये है की फीचर्स। ओके, मैं बता ही देती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि एम क्या है, 30 lakhs न्यू डिजिटल पेमेंट इसके टच में आए एवरी ईयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि फंड जो है कूपन्स 345 करोड़ का जो है उसमें 250 करोड़ आरबीआई देगा, और जो 95 करोड़ है वो अथॉरिटी देगी जो जिसका कार्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशनल फॉर 2 years में बी एक्सटेंडेड 2 years, मतलब ऑपरेशनल जो भी काम होगा वो 2 years का होगा और 2 साल बढ़ाया जा सकता है। मैनेज्ड बाय एडवाइजरी काउंसिल चेयर्ड बाय, मतलब कि आरबीआई के गवर्नर जो है, डिप्टी गवर्नर, वो इसे चेयर करेंगे, इसका जो एडवाइजरी काउंसिल है उसे। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, POS का हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PIDF का उद्देश्य जो है टियर 3 से लेकर टियर 6 केंद्रों तक अधिकाधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना है। गंतव्य है कि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य ये जो है हमारा 7 सिस्टर। ठीक है, से पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष ध्यान। इन योजना से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारियों को लक्षित किया जाएगा, जैसे परिवहन और आतिथ्य, सरकारी भुगतान, स्वास्थ्य सुविधा, किराना दुकान आदि। PIDS विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर भुगतान अवसंरचना के विकास के लिए बैंकों और गैर बैंकों को सब्सिडी प्रदान करेगा। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है कि भुगतान स्वीकृति उपकरण और कार्ड से भुगतान का समर्थन करने वाली सुविधाएं सम्मिलित होगी। इसके अंतर्गत भौतिक POS जो है जनरल पॉकेट रेडियो सेवा GPRS और QR कोड आधारित भुगतान आदि शामिल है। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकिन जो अध्यक्षता की गई उसकी अन्य संस्तुतियां क्या थी, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि POS उपकरणों के आयात पर लगने वाले शुल्क को हटाना। ठीक है, ताकि भुगतान सेवा 5,000 करोड़ रुपए तक के लेन देन के लिए हो, और उस पर GST में छूट। ठीक है, मतलब कि POS जो उपकरण है उसको आप मतलब कि जो अगर आप मतलब कि आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि शुल्क को कम करना, हटाना, GST भी उसमें कम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा POS मशीन आवे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो सके। ठीक है, सरकारी भुगतान डिजिटल साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। डिजिटल जैसे कि जिसमें खरीदी गई वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन और पेंशन सम्मिलित है। ठीक है, डिजिटल साधनों से सरकारी भुगतान, मतलब कि वेतन आपको भुगतान करना हो, प्रत्यक्ष लाभ देना हो या फिर वेतन देना, पेंशन देना हो, तो सब आप डिजिटली दीजिए। खाता आधार के गलत विवरण के कारण लेन देन में विफलता की घटना को कम करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI जैसी मानक सेवाओं का उपयोग करना। ओके, और DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कनेक्टिविटी तथा प्रमाणीकरण त्रुटियों को दूर करने के लिए समर्पित शिकायत निवारण तंत्र विशेष स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, RBI के विभिन्न क्षेत्रकों की तुलना के लिए एक वित्तीय समावेशन सूचकांक विकास
जारी करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कुछ अन्य मतलब कि अनुशंसाएं थी, संस्तुतियां थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द्विपक्षीय नेटिंग, बायलैटरल नेटिंग। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा है? भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम जो है 2020 को अधिनियमित किया गया है। ठीक है, बायलैटरल नेटिंग। द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो द्विपक्षीय नेटिंग क्या है? तो द्विपक्षीय नेटिंग के समझौते के माध्यम से द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविदा में शामिल दो पक्षकार एक दूसरे की देनदारी का निपटान करते हैं। इसके तहत एक पक्ष दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में ही भुगतान किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं, एक पक्ष दो पक्ष, ठीक है, दोनों देनदारों का निपटान करते हैं। ठीक है, और इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि एक बार में ही भुगतान किया जाता है। ठीक है, नेटिंग से तात्पर्य क्या है कि दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदे से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्त शुद्ध राशि का निर्धारण करता है। उसके बाद क्या है? इसी प्रकार बहुपक्षीय नेटिंग क्या है? बहुपक्षीय नेटिंग के अंतर्गत एक केंद्रीय परिपक्ष जो सेंट्रल काउंटर पार्टी के माध्यम से विभिन्न पक्षकारों एक दूसरे के देनदारी का निपटान करते हैं। भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणाली संशोधन अधिनियम जो 2015 का है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसकी सुविधा प्रदान की गई है। गंतव्य है कि पहले भारतीय वित्तीय संविदा कानून के अंतर्गत द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं थी। हालांकि बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी। भारत में कुछ वित्तीय संविदा में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संविदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा क्रमशः 40 से 60% है। ओके, अब क्या है कि विकसित अर्थव्यवस्था में नेटिंग बहुत सामान्य है और जहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नेटिंग के मामले में नेट पोजीशन के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में नेटिंग समझौतों के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और बैंकिंग पर्यवेक्षण और बेसल समिति जैसे वैश्विक नियामकों ने ऐसी नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। ठीक है, ये आप देख लो, बायलैटरल नेटिंग। ओके, पहले समझ लेते हैं। टोपोग्राफी की मदद से बता देती हूँ कि बायलैटरल नेटिंग क्या है। जैसे कि ये ए है, ठीक है, और इसे देना है 25,000 बी को, मतलब कि आप बैंक समझ लो, एटीएम समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, तो इसे 25,000 देना है। ओके, और इसे जो है सो इसे 1,00,000 रुपये अगर देना है, ठीक है, तो 1,00,000 देना है, तो ये अपना 25,000 1,00,000 में माइनस करके इसे 75,000 देगा। तो जैसे कि अगर कोई भी ए पर्सन है इसमें, ठीक है, अगर इसमें मतलब इस बैंक से दोनों लिंक्ड हो जाता है। जैसे कि अगर मतलब कि आप मतलब किसी बैंक आप ले लो, जैसे ये SBI बैंक है और आपको मतलब आपका ATM जो है वो किसी और बैंक का है, तो आप यहाँ से निकालोगे, मतलब पैसा यहाँ से ले लोगे 25,000, तो ये उस मतलब जमा करवाओगे 25,000, ठीक है, तो ये इस बैंक को देगा 25,000, ठीक है, यहाँ से जमा हुआ, और कोई इस बैंक के नाम पे इस बैंक में जमा करवाया, तो ये 1,00,000 रुपये इसको देना है, ठीक है, तो ये 1,00,000 से 25,000 माइनस करके इसे डायरेक्ट देगा। समझ रहे हो ना बायलैटरल नेटिंग? जैसे कि अगर ए को और बी है, ठीक है, अगर इसे 25,000 इसे देना है, या फिर आप 25 रुपये समझ लो, 25 रुपये, और इसे 100 रुपये देना है, ठीक है,
तो ये क्या करेगा कि जो 25 माइनस करके इसे 75 देगा। ओके, अब समझ गए होगे आप। अब इसमें क्या होता है कि रिड्यूस रिस्क और रेगुलेशन कैपेसिटी भी, बर्डन भी बैंक्स पे उतने नहीं आती है और रिस्क भी मतलब कम होता है। मतलब कि रिड्यूस हेजिंग कॉस्ट एंड लिक्विडिटी नीडेड। ठीक है, मतलब कि 1 लाख उसे नहीं देना है, 75,000 ही देना है, तो ये भी इसका रिड्यूस होता है लिक्विडिटी का। ठीक है, एस्टैब्लिश ऑन इफिशिएंट रिकवरी, मतलब रिकवरी भी अच्छे जल्दी से हो जाता है। मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये आपको पता चल गया बायलैटरल नेटिंग। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण शब्दावलियां। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या है, तो डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है। ठीक है, डेरिवेटिव्स सिक्योरिटी को कहते हैं जिसमें प्रतिभूति का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है, उससे प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव्स में ऑप्शन, वायदा, अग्रिम, वारंट और स्वैप आदि शामिल है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से देख लेते हैं, ओटीसी डेरिवेटिव। जब दो पक्षकार बिना किसी एक्सचेंज या मध्यवर्ती संस्थाओं की सहायता से द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट्स संविदाएं का व्यापार करते हैं, उसे ओटीसी ये डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, और अहर वित्तीय संविदा, ठीक है, क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्यूएफसी का अभिप्राय वित्तीय बाजार के दो अर्ह सहभागियों के मध्य द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट्स से है, जहां क्यूएफसी के रूप में अधिसूचित द्वितीय संविदा का कम से कम एक पक्षकर उपयुक्त प्राधिकारी के अधीन विनियमित इकाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम 2020 के बारे में। तो यह अधिनियम अर्ह वित्तीय संविदा क्यूएफसीज की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि क्यूएफसीज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स संविदा है। ठीक है, यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे में प्रावधान करता है, जैसे कि अब देख लो किस किस के। केंद्र सरकार या कुछ विनियामक प्राधिकरणों को किसी द्विपक्षीय समझौते या संविदा या लेन देन या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यूएफसीज के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये प्राधिकरण जैसे सेबी ईटीसी है। ठीक है, जैसे कि सेबी आप देख लो, आरबीआई है, आईआरडीआई है, आईएफएसए है, ठीक है, पीएफआरडीए है। ठीक है, तो ये सब है। इसमें नेटिंग समझौतों के शर्तों के बाहर निकालने के लिए कुछ देय राशि का निर्धारण करने के बारे में उपबंध किया गया है, शामिल है इसमें। इस क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों की शक्ति पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, केंद्र सेवा IFSCA। यहाँ पे देख लो IFSCA, ये हमारा ये वाला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अब। तो सुर्खियों में क्यों रहा है, तो इस IFSCA ने नवीन वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक समाधानों का लाभ उठाने हेतु रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के रूप में के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, अब संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है को एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्या है, तो विश्व स्तरीय फिनटेक हब। ओके, तो इसे गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट, ठीक है, सिटी से में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में स्थापित किया है। यह बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति और फंड प्रबंधन की विस्तृत श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय उत्पादों तथा वित्तीय सेवाओं में फिनटेक पहलों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस दिशा में IFSCA
ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हेतु एक रूपरेखा निर्मित की है। ओके, इस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, वित्त सेवा क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को नवीन फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएं और नम्यता प्रदान की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है और ये पेमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे लीडिंग, इंश्योरेंस, ENPS और ब्रोकिंग और MF म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे पेमेंट्स क्या है, पेमेंट बैंक हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, पेमेंट गेटवे और फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ATM, POS। ओके, अब देख लो यहाँ पे POS का किस टाइप से पिक दिया है, इस टाइप का POS होता है। ओके, अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वस्तुतः एक नियंत्रित विनियामकीय परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण टेस्टिंग को संदर्भित करता है। इसके तहत विनियामक परीक्षण को सीमित उद्देश्य हेतु कुछ विनियामक छूट प्रदान कर सकते हैं। अब अन्य संबंधित तथ्य कुछ देख लेते हैं इसके। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण जो है ने IFSC में RETS और इनविट्स के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया है। IFSC कोड आपने सुना होगा कि बैंकिंग में IFSC कोड होता है। ठीक है, तो वही है। IFSC में पंजीकृत रिट्स और इनविट्स को IFSC भारत एवं अन्य विदेशी अधिकारों क्षेत्रों में क्रमशः रियल एस्टेट परिसंपत्ति तथा अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। वैश्विक प्रतिभागियों को अनुमति, अर्थात वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने वाले देशों में निगमित रिट्स और इनविट्स गिफ्ट IFSC में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, इनविट्स वस्तुतः म्यूचुअल फंड के समान निवेश योजना है जो प्रतिफल के रूप में आय का हिस्सा अर्जित करने के लिए व्यक्तियों और संस्थागत निवेशों को अवसंरचना परियोजना में निवेश की अनुमति प्रदान करता है। ओके, अब देख लेते हैं। रिट्स सूचीबद्ध संस्था होती है जो अन्य आय सृजित करने के लिए इमारतें, संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करती है या उनका संचालन और प्रबंधन करती है। रिट्स और इनविट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड जो है सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। ओके, अब है म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड देख लेते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? तो हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किया गया म्युनिसिपल बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, अब म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ये उन सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूति है जिन्हें सिविल परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिविल परियोजनाओं के लिए। तो आप इसे याद रखना कि सिविल परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल जो बॉन्ड है, आमतौर पर ये धनराशि जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और आहरित किए जाते हैं जिन पर एक निश्चित ब्याज दर होती है। ओके, म्युनिसिपल बॉन्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। सामान्य दायित्व वाले, ठीक है, समान दायित्व बॉन्ड, और एक है राजस्व बॉन्ड। ठीक है, सामान्य दायित्व का क्या है? वस्तुतः नागरिक दायित्व जैसे कि जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान इत्यादि में सुधार के लिए जारी किया जाता है। वे आमतौर पर किसी विशिष्ट परियोजना से प्राप्त राजस्व द्वारा समर्थित नहीं होते। राजस्व बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि टोल रोड या टोल ब्रिज का निर्माण। ओके,
आप देख लेते बेंगलुरु नगर निगम वर्ष 1997 में भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम शहर, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय यूएलबीएस था। ठीक है, अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर सेबी के दिशा निर्देश। अब सेबी इस पे क्या दिशा निर्देश देता है ये देख लेते हैं। तो ये सेबी विनियमन 2015 के अनुसार नगर पालिका या कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए, जैसे कि यूएलबी की पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों में किसी भी नकारात्मक निवल नेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं जाना चाहिए। गैर चूक जो है नॉन डिफॉल्ट, नगर पालिका को पिछले 365 दिनों के दौरान बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण प्रतिभूति या ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नगर पालिका को परियोजना लागत का कम से कम 20% योगदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इरादतन जानबूझकर चूक नहीं होना चाहिए। सीएमई उनके प्रवर्तक जो प्रोमोटर है, समूह कंपनी या निदेशकों को आरबीआई द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टर की सूची में नामित नहीं होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक ऋण साधनों के संबंध में ब्याज के भुगतान का मूलधन के भुगतान पर चूक नहीं होना चाहिए। म्यूनिसिपल बॉन्ड में सार्वजनिक निगमों के लिए निवेश ग्रेडर से ऊपर अनिवार्य रेटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सुर्खियों में रहे विभिन्न बॉन्ड्स। ठीक है, अब कौन कौन सा बॉन्ड्स जो है जो सुर्खियों में रहा था। प्रतिभू बॉन्ड, सियोरिटी बॉन्ड, ये क्या है कि त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है, सभी पक्षकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल अर्थात मुख्य देनदार वह भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य की गुणवत्ता की गारंटी हेतु तो बॉन्ड का क्रय करता है। बाध्यता धारी जो है ऑब्लिजी, इसे संबंधित संभावित वित्तीय नुकसान से बचने हेतु बॉन्ड की खरीद के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। और प्रतिभू कंपनी, श्योरिटी कंपनी, यह बॉन्ड जारी करती है और यह एक विशिष्ट कार्य के निष्पादन हेतु प्रिंसिपल की क्षमता की वित्तीय रूप से गारंटी प्रदान करती है। और प्रतिभूति बॉन्ड इस बात की वित्तीय गारंटी प्रदान करता है कि अनुबंध पूर्व परिभाषित और पारस्परिक रूप से सहायता शर्तों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जाए। अब बेमियादी बॉन्ड, कॉन्सोल बॉन्ड, बेमियादी बॉन्ड क्या है? यह बेमियादी बॉन्ड को परपेचुअल बॉन्ड या प्रेप के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है तथा ये निश्चित आय प्रदान करते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड को अक्सर ऋण के बजाय इक्विटी का एक प्रकार माना जाता है। इस प्रकार के बॉन्ड में एक बड़ी कमी यह है कि वे मोचनीय रिडीम नहीं होते। हालांकि उनका प्रमुख लाभ यह है कि हमेशा के लिए ब्याज की एक स्थायी राशि का भुगतान करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक यील्ड बॉन्ड। ओके, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। हालांकि हाल ही में चीन ने पहली बार नकारात्मक प्रतिफल बॉन्ड की बिक्री की है तथा इसकी संपूर्ण यूरोप में निवेशकों में उच्च मांग दृष्टिगोचर हुई है। ऋण प्रपत्र जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो निवेशक को बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्व राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। ये सामान्यतः केंद्रीय बैंक या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा निवेशक अपने धन को उधारकर्ताओं के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज भुगतान करते हैं। नकारात्मक यील्ड बॉन्ड तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश को आकर्षित करते हैं और क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी के महत्वपूर्ण क्षरण से बचने का प्रयास करते हैं। अब जीरो कूपन बंद पत्र, ये सब जितने भी बॉन्ड है उन सबको आप देख लेना अच्छे से, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। ठीक है, केंद्र ने पंजाब और सिंध बैंक को
पुनर्पूंजीकरण के लिए शून्य कूपन प्रबंधन ZCB के माध्यम से 5,500 करोड़ रुपए जारी किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, एक कूपन वस्तुतः आवधिक ब्याज होता है। इसे बंधपत्र धारक द्वारा बंधपत्र जारी करने के समय से परिपक्व अवधि तक प्राप्त किया जाता है। शून्य कूपन बंधपत्र एक डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और अवधि पूर्ण होने पर सम मूल्य या अंकित मूल्य पर भुगताए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे बंधपत्रों पर परिपक्व अवधि से पूर्व आवधिक अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रभाव बॉन्ड। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB। तो हाल ही में पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम PCMC ने देश में प्रथम सार्वजनिक प्रभाव बॉन्ड सह सृजन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। SIB सार्वजनिक क्षेत्र या शासी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है। इसके तहत यह निश्चित परियोजनाओं के में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। SIB निवेशकों को परियोजना द्वारा सृजित बचतों से प्रतिलाभ प्रदान कराता है। ठीक है, SIB अनुबंध की शुरुआत में ही प्राप्त की जाने वाली परिणाम आधारित लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। ठीक है, तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज जो है ETF वह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां AAA रेट्स और निश्चित परिपक्व अवधि वाले बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। ETS एक प्रतिभूति है, ओके, जो इंडेक्स फंड की भांति एक सूचकांक, कमोडिटी और परिसंपत्ति के समूह की निगरानी करता है, किंतु इन प्रतिभूतियों को किसी एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तहत क्रय एवं विक्रय किया जा सकता है। ETS के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि भागीदारी केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ऋण योजनाओं को सुचारू बनाने में मदद करती है। भारत 2020 ETF, ठीक है, भारत 2020 भी इस पर लॉन्च हुआ था। भारत 20 उन 22 कंपनियों में निवेश करता है जो SP BSE भारत 22 सूचकांक का गठन करती है। इनमें 19 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं तथा 3 निजी क्षेत्र के। 5 सबसे बड़ी कंपनियां L&T जो 60.7 है, ITC जो 40.3 है, SBI जो 9.6 है, एक्सिस बैंक 8.4 और NTPC 7.70। ठीक है, इस सूचकांक में 20% की क्षेत्र आधारित सीमा और 15% की एकल स्टॉक सीमा निर्धारित है। ओके, अन्य प्रमुख अवधारणाओं एवं सुर्खियों में रही जो संस्थाएं थी। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है, QPI क्या है कि वस्तुतः पूंजी जुटाने का एक उपकरण है जिसे एक सूचीबद्ध कंपनी इक्विटी शेयर, आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और या इक्विटी शेयर या परिवर्तनीय वारंट के अतिरिक्त कोई भी जारी कर सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है IPOF या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO के विपरीत यह केवल संस्थाएं या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बफर्स ही QPI में भाग ले सकते हैं। अब है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो P नोट्स पे भी क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ओके, P नोट्स वस्तुतः विदेशी डेरिवेटिव्स लिखित होते हैं। इसके माध्यम से विदेशी निवेशकों SEBI अर्थात सभी प्रतिभूति विनियामक बोर्ड SEBI के साथ पंजीकृत हुए बिना भारतीय प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं, मतलब करते हैं। ये पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किया जाता है। पंजीकृत की औपचारिकता से राहत और पहचान गोपनीय होने के कारण P नोट्स ने लोकप्रियता अर्जित की है। ओके, मतलब इसमें क्या है कि गोपनीयता रहती है, पहचान नहीं मतलब जाहिर होता और बिना SEBI में पंजीकृत किए हुए भारतीय प्रतिभूति में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता
भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वर्ष 2020 से 21 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में अभी निर्धारित किया है। DSSI ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू वैश्विक रूप से परस्पर संबंधित बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनका संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवस्था का कारण हो सकता है। इस प्रकार उन्हें ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जिनका बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण विफल होना अर्थव्यवस्था के लिए अति हानिकारक हो सकता है। बीमा प्रीमियम सहित कुल राजस्व के संदर्भ में आकार और प्रबंधन के अंतर्गत शामिल परिसंपत्ति का मूल्य उन मापदंडों में है जिन पर बीमाकर्ता का अभिनियंत्रण किया जाता है। ठीक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को वार्षिक आधार पर सूचीबद्ध करेगा। DSIS पर पर लागू शर्तें कुछ है, जैसे कॉरपोरेट अभिशासन में के स्तर को ऊपर उठाना, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करना, जोखिम प्रबंधन के लिए एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देना। IRDAI द्वारा इन्हें विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाएगा। DSIS के समान ही RBI भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक की घोषणा करता है। SBI, ICC, HDFC, DSIBS के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जाता है। अब क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट्स, लिबोर। अब लिबोर के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक अंतर बैंक बाजार में असुरक्षित अल्पावधि उधार है। उधार के लिए वैश्विक संदर्भ दर है। रेट है, ये उधार नहीं है, रेट है। अंतर बैंक बाजार में असुरक्षित अल्पावधि शॉर्ट टर्म के लिए बोरोविंग एक रेट है, ग्लोबल रेफरेंस रेट। कौन सा है? लिबोर। ठीक है ना। यह ब्याज दर स्वैप और मुद्रा दर स्वैप के साथ मार्गेज के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली अल्पकालिक ब्याज दरों हेतु एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है। यह वित्तीय प्रणाली के ठीक ठाक होने का संकेत है। साथ ही यह केंद्रीय बैंकों की आगामी नीतिगत दरों के बारे में एक विचार भी प्रदान करती है। इसकी भारतीय समकक्ष को मुंबई इंटर बैंक ऑफ रेट्स, मीबोर के रूप में जाना जाता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, SSE। तो SSE के बारे में देख लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन एकत्रित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को किसी सामाजिक उद्यम में शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करता है, जिन्हें एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। सामाजिक उद्यम वस्तुतः राजस्व सृजित करने वाला एक व्यवसाय है जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, ऊर्जा प्रदान करना। शेयरों और ऋणों के माध्यम से अथवा म्यूचुअल फंड की भांति पूंजी जुटाने के उद्देश्य से सामाजिक उद्यमों व शैक्षिक संगठनों को सूचीबद्ध करने हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का विचार केंद्रीय बजट 2019 से 20 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात सेबी और SSE हेतु मानदंड संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। विश्व के सबसे बड़े SSE जो है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, USA, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मॉरिशस में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेल कंपनी। शेल कंपनी देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये कंपनी सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्ति में रहित होती है तथा कुछ मामलों में अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कर अपवंचन, धन शोधन, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति। हालांकि भारत में सेल कंपनी को किसी भी कानून और अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। हाल ही में सरकार के निरंतर 2 या अधिक वर्षों से वित्तीय विवरण की गैर फाइलिंग के आधार पर शेल कंपनी की पहचान और प्रतिबंधित करने हेतु एक विशेष अभियान आरंभ किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी के रजिस्टर
से इस प्रकार की कंपनी के नाम को हटाने का प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर, ठीक है। हाल ही में डिजिटल भुगतान फर्मों द्वारा एकीकृत भुगतान इंफ्रा एकीकृत भुगतान इंटरफेस और रूपी नेटवर्क पर होने वाले लेन देन और एमडीआर की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है। लेन देन पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति की मांग की। एमडीआर क्या है? तो एमडीआर वस्तुतः लेन देन के दौरान व्यापारियों द्वारा बैंक और भुगतान सेवा प्रदाताओं को चुकाने वाली लागत होती है, जो पीयर टू पीयर मर्चेंट भुगतान पर लागू होती है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार करने वाले व्यवसायियों को ग्राहकों या परिसंपत्तियों पर कोई एमडीआर लगाए बिना ग्राहक को कम लागत वाले डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब क्या है? आधार सक्षम भुगतान सेवा, एईपीएस, आपने पढ़ा है, शुरू में देखा ही है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका अर्थ है आधार एनेबल्स पेमेंट सिस्टम। यह एक भुगतान सेवा है जो बैंक ग्राहकों को अपने आधार कार्ड से संबंधित पहचान से जुड़े आधार सक्रिय बैंक खाते तक पहुंच बनाने और सामान्य बैंकिंग लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट बीसी की सहायता से पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल माइक्रो एटीएम पर बैंक से बैंक लेन देन की अनुमति देती है। इसके माध्यम से 6 प्रकार से लेन देन की सुविधा उपलब्ध है: नकदी आहरण, नकदी जमा पूछताछ, आधार से आधार फंड ट्रांसफर, मनी स्टेटमेंट और बेस्ट फिगर डिटेक्शन, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, बस हो गया, 2-3 टॉपिक और है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसे। यहाँ पे देखते हैं MCA21। तो MCA21 क्या है? यह परियोजना कॉर्पोरेट संस्थाओं और पेशेवर और आम जनता की सहायता से एमसीए सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच सक्षम करती है। MCA21 एप्लीकेशन को कंपनी एक्ट 1956 एवं नए कंपनी एक्ट 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत सक्रिय प्रवर्तन और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह व्यवसाय समुदाय को एक वैधानिक दायित्व के रूप में दायित्व को पूरा करने में सहायता करेगा। ओके, अब LCLRS के बाद उदारीकृत विप्रेषण योजना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है? इसके तहत नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को यह अनुमति दी गई है कि वे चालू या पूंजी खाते दोनों लेन देन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च में अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर्स विदेशों में भेज सकते हैं। यह योजना कॉर्पोरेट साझेदारी फर्म्स, हिंदू अविभाजित परिवार ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। गंतव्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004 में 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो निवेशकों को भारत में निवेश के लिए अवसरों और विकल्पों को तलाश में सहायता करती है। 2009 में उद्योग और संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग जो है DPIIT के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। हाल ही में अनटॉक जो UNTAD जो है ने इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है इंडिया को, ठीक है। मौसम संवेदनशील सूचकांक, वेदर सेंसिटिविटी इंडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो है NCDEC 2 मौसम संवेदनशील सूचकांक प्रकाशित करेगा। ये दो सूचकांक है, जैसे पहला है भारतीय मानसून सूचकांक
सूचकांक जो संचयी मानसून सूचकांक और भारतीय वर्षा सूचकांक जो मासिक संचयी वर्षा सूचकांक होगा। ये दोनों सूचकांक वर्षा डेटा संग्रहण केंद्रों का उपयोग करके देश में व्यवस्थित वर्षा गतिविधियों को ट्रैक करेंगे। एनसीडी डेक्स जो है विभिन्न पूर्वानुमानों पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषाओं जैसे सामान्य से अधिक न्यूनतम का उपयोग करेगा और सूचकांक के मान पर पहुंचने हेतु दैनिक आधार पर वास्तविक वर्षा के साथ उनकी तुलना करेगा। अब क्या है, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ क्या है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक अनुसंधात्मक संगठन है। यह सफेदपोश अपराधों धोखाधड़ियों से संलिप्त व्यक्तियों के अभियोजन हेतु जांच करने और अभियोग चलाने हेतु अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय लाभ के लिए व्यावसायिक और राजनीतिक पेशेवरों द्वारा किए गए अहिंसक अपराध को सफेदपोश अपराध कहा जाता है। इसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट पर गठित नरेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अब ओशियन देख लेते हैं, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क ओशन। यह नई क्रेडिट प्रोटोकॉल अवसंरचना है जो ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाएगी। इसे छोटे उधारकर्ता सुगमता से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह व्यापक पैमाने पर नमोमेशी व वित्तीय ऋण उत्पादों का उपयोग करने एवं उन्हें सृजित करने हेतु उधारदाताओं के बाजार को भी आपस में जोड़ेगा। इसे आई स्प्रिट ठीक है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल नामक एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। कल हमारा विदेशी एक्सटर्नल सेक्टर पे होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन।